नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद पीएन लोधा में। दोस्तों, मैं मोहनलाल लोधा आपके लिए लेकर आया हूं मौर्य साम्राज्य से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट है। क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए एक टॉपिक में कवर करना मुश्किल है, तो दूसरा पार्ट भी कल आने वाला है दोस्तों, उसको भी आप अवश्य देखिए। दोस्तों, पिछले वीडियो को आपने बहुत सराहा है, उसी से प्रेरित होकर इस वीडियो को हमने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके आपके समक्ष ला रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी हमने 50 प्रश्न बनाए हैं वो सारे के सारे राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं 10वीं की और 12वीं की, उसमें जो टॉपिक से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो इसमें सारी समाहित कर ली गई हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और परीक्षा में कहीं ना कहीं इसी में से ही प्रश्न आएंगे। दोस्तों, इसमें हमने 50 प्रश्न शामिल किए हैं और पूरा जो टॉपिक है वो कवर नहीं होने के कारण से अगला वीडियो और आएगा इसका, और वो जो वीडियो आएगा दोस्तों कल आएगा, तो आप उसको भी पूरा देखिए। और दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो उनको भी ज़रूर देखिएगा ताकि पुरानी जानकारी से नई जानकारी जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न देखना किस तरीके से हैं। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, बृहद कथा मंजरी, प्रयाग प्रशस्ति, अशोक के अभिलेख। ये दे रखा है दोस्तों। किन स्रोतों से मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, ये देखना है दोस्तों। किन स्रोतों से मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, तो दोस्तों अर्थशास्त्र से बिल्कुल मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, मुद्रा राक्षस से भी होती है, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी से भी होती है, प्रयाग प्रशस्ति को देखना है दोस्तों अभी आप, और अशोक के अभिलेख तो है ही सही। तो ठीक है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति जो है दोस्तों समुद्रगुप्त की है, और समुद्रगुप्त जो है गुप्त काल में हुआ है, यानी कि बाद में हुआ है। तो ये जो है अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3 और 5 जिसमें है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 5 किस में है, तीसरे वाले में, ये अपना क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा किस प्राचीनतम अभिलेख से प्राप्त होती है। दोस्तों, किस प्राचीनतम अभिलेख से चंद्रगुप्त संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल प्रशस्ति, गुर्जरा अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख, दोनों। दोस्तों, ये जो चारों विकल्प हैं, चारों विकल्प के जो अभिलेख है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपके ध्यान में लाने के लिए इनको डाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। तो जूनागढ़ अभिलेख से दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त संज्ञा हमको प्राप्त होती है। ऐहोल प्रशस्ति दोस्तों ये बात की है बहुत, और ये जो ऐहोल प्रशस्ति है वो हर्ष और दक्षिण भारत का एक राजा था, दक्षिण भारत का एक चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के मध्य जो संधि हुई थी उससे संबंधित है ये ऐहोल प्रशस्ति। 634 की है ये, इसको ध्यान रखना है। क्योंकि अपने कोर्स में जो है हर्ष भी है तो हर्ष से संबंधित है, और ये बांसखेड़ा अभिलेख भी हर्ष से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक नाम मिलता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसका कथन है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। किसका कथन है दोस्तों, प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रैबो, चाणक्य। किसका है दोस्तों, ये कथन है प्लूटार्क का। किसका है, प्लूटार्क का। दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं और आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं इन्हीं में से प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मगध पर अधिकार किया था। किसको हराया था, महापद्मनंद, अजातशत्रु, घनानंद, कालाशोक। किसको हराया था दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, घनानंद को हराया था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था और प्रथम जो था वो महापद्मनंद था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर जो था दोस्तों, कौन था सेल्यूकस निकेटर दोस्तों, ये जो सिकंदर था
सिकंदर का एक प्रांतपति था सेल्यूकस निकेटर, उसको जो चंद्रगुप्त ने कब पराजित किया? 322, 300, 298, 307 और 305 का पराजित किया दोस्तों? 305 ईस्वी में पराजित किया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच में एक संधि हुई थी जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य से जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, जिसका विवाह हुआ था दोस्तों। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है भारत के संदर्भ में, और भारत में साड़ी पहनने वाली प्रथम महिला भी हेलेना को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, और भी बहुत कुछ था इसमें, आप इसको अब विस्तार से पढ़िए इस टॉपिक को, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एरिया, अराकोसिया, जेट्रोसिया, पेरापोनिसडाई, कश्मीर। अब आगे देखना है कौन से क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से प्राप्त हुए थे, कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए थे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो एरिया, अराकोसिया, जेट्रोसिया और पेरापोनिसडाई, ये चारों ही प्राप्त हुए थे दोस्तों, कश्मीर प्राप्त नहीं हुआ था। तो 1, 2, 3, 4 किस में है? पहले वाले में है दोस्तों, तो पहला वाला अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। एरिया हेराते, अराकोसिया कांधार है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि जेट्रोसिया और पेरापोनिसडाई जो है ये किनके नाम है दोस्तों, बताना है आपको कमेंट करके निश्चित रूप से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न है, किसने मौर्यकालीन समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया? देखो संयोग देखिए, 7वां प्रश्न है और 7 वर्गों की बात हो रही है। तो दोस्तों किसने 7 वर्गों में विभाजित किया है, बताइए जल्दी से। प्लूटार्क ने किया है, स्पाइवान ने, चाणक्य, मेगास्थनीज, किसने किया दोस्तों? तो दोस्तों ये विभाजित किया है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, क्या लिखी है? इंडिका। हालांकि वो अभी वर्तमान में मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं है। प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो आदि के विवरणों में उसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8वां, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन कितनी समितियों द्वारा संचालित था? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 समितियों, 5 समितियों, 5 समितियों, 18 समितियों, 24 समितियों। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 समितियों द्वारा। दोस्तों 30 सदस्यों की 6 समितियां थी दोस्तों, उससे जो है ये पूरा नगर का प्रशासन संचालित होता था दोस्तों। ये 18 क्या है दोस्तों? मौर्य प्रशासन के संदर्भ में 18 तीर्थ थे दोस्तों। क्या थे? तीर्थ यानी कि एक तरीके से मंत्री टाइप पद थे। और 24 क्या थे? 24 अध्यक्ष थे दोस्तों। अध्यक्ष एक तरीके से उस समय के जो मुख्य सचिव टाइप थे दोस्तों, ये जो अध्यक्ष थे जो। ठीक है, तो इस सारी संख्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन में सैन्य प्रबंधन की देखरेख कौन करता था? दोस्तों इन प्रश्नों में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सारे 10वीं राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब और 12वीं की किताब से लिए हैं, और उसी के अनुसार मैं इनके आंसर बता रहा हूं। तो यदि परीक्षा में ये प्रश्न आ जाएं और इसके आंसर जो मैं बता रहा हूँ वही आपको लगाना है। अगर दूसरा कोई बताता है तो हम उस पर रिट लगा सकते हैं। किसके आधार पर? बुक के आधार पर दोस्तों। हो सकता है किसी प्रश्न में कुछ अलग आंसर हो। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? दुर्गपाल, राजा, अंतपाल, पुरपाल। तो दोस्तों सैन्य प्रबंधन की देखभाल करता था वो अंतपाल करता था दोस्तों। कौन करता था? अंतपाल जो है दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्र का जो रक्षक था उसको अंतपाल कहा जाता था। वही सेना का प्रबंधन और उसकी देखरेख करता था। पुरपाल जो नगर का था दोस्तों, और दुर्गपाल दुर्गों का रक्षक था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 10वां है, धर्मस्थीय और कंटकशोधन क्या थे? धर्मस्थीय और कंटकशोधन क्या थे दोस्तों? ये देखना है। सैन्य विभाग थे क्या? न्यायालय थे क्या? कृषि विभाग थे क्या? धार्मिक अनुष्ठान थे क्या? क्या थे दोस्तों? न्यायालय। बिल्कुल दोस्तों न्यायालय थे दोस्तों। धर्मस्थीय में जो न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक बोलते थे, व्यवहारिक। ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक बोला जाता था। और कंटकशोधन न्यायालय में जो न्यायाधीश था वो प्रदेष्टा बोला जाता था। प्रदेष्टा दोस्तों, क्या बोला जाता था? प्रदेष्टा। और धर्मस्थीय में जो था वो दीवानी न्यायालय था, और कंटकशोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अशोक के तुरंत बाद कौन मगध का शासक बना? अशोक के तुरंत बाद कौन मगध का शासक बना, ये देखना है।
जलोक, तीवर, कुणाल, महेंद्र। तो दोस्तों कौन बना था? कुणाल बना था दोस्तों। ठीक है, कौन बना था? कुणाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न इस प्रकार से है, अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है? कौन सा अभिलेख द्विभाषी है, ये देखना है दोस्तों। एकमात्र अभिलेख है द्विभाषी जिसके आधार पर अशोक के जो बाकी जो अभिलेख है उनको पढ़ने में सहायता मिली है। तो कौन सा? शरकुना है क्या, शाहबाजगढ़ी है क्या, मानसेरा है क्या, रुमंदेही है क्या? दोस्तों ये शरकुना है, ये जो है द्विभाषी अभिलेख है दोस्तों। कौन? कितनी भाषाओं वाला? द्विभाषी है दोस्तों। ठीक है, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा वाला जो है ये जो है अरेमाइक लिपि वाले हैं दोस्तों। और रुमंदेही जो अभिलेख है, रुमंदेही जो अभिलेख है, ये अशोक के सारे जो अभिलेख है वो क्या है? वो धार्मिक है, धर्म से संबंधित है, धम्म से संबंधित है। लेकिन रुमंदेही अभिलेख है ये प्रशासन से संबंधित है। किससे? प्रशासन से संबंधित है। प्रशासन से संबंधित क्यों है दोस्तों? क्योंकि रुमंदेही में जो है जब अशोक गया था तो उसने यहाँ का जो कर है वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। तो यहाँ उसके प्रशासन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमित्र चेट भद्रसाल सिंह सेन किसके नाम है? किसके नाम है दोस्तों? ये चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, विदिशा। तो किसके नाम है दोस्तों? ये बिंदुसार के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 14वां, किसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? किसके प्रभाव में आया था दोस्तों? चाणक्य के में आया था क्या, राधागुप्त, खल्लाटक, निग्रोध? देखना है दोस्तों, चाणक्य तो इसके समय था ही नहीं, अशोक के समय। ठीक है, कौन था? राधागुप्त था क्या, खल्लाटक था क्या, निग्रोध था क्या? तो कौन था दोस्तों? निग्रोध नामक सन्यासी के प्रभाव में आकर के इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था दोस्तों। एक और जो है मोगलीपुत्र तिष्य है उसके भी प्रभाव में आया था, और ये सारे इन सब के प्रभाव में आकर के इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो निग्रोध इसमें ज़्यादा इसके अनुसार निग्रोध आंसर है दोस्तों इसका। ठीक है ना, इसमें निग्रोध ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15वां प्रश्न इस प्रकार से है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय को कौन सी गुफाएं प्रदान की थी? बराबर, उदयगिरी, खंडगिरी, अजंता। अजंता तो बहुत बात किया दोस्तों, तो कौन सी गुफाएं दी थी? बराबर की गुफाएं दी थी। बराबर होता है दोस्तों ये ना, बराबर की गुफाएं दी थी आजीवक संप्रदाय को। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है दोस्तों? बताना है आपको, यदि ध्यान हो तो। मक्खीलाल घोषाल। ठीक है दोस्तों, जानकारी के लिए बता देता हूँ। सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क। किसने करवाया था दोस्तों? तो ये निर्माण करवाया था दोस्तों अशोक ने करवाया था। और इसके चारों ओर जो लकड़ी की वेष्टनी थी दोस्तों, वेदिका थी, तो वहाँ जो है पत्थर की वेदिका का निर्माण पुष्यमित्र ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न इस प्रकार से है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? किस भाषा में उत्कीर्ण है? अरेमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी। दोस्तों उस टाइम पे देवनागरी लिपि नहीं थी। ठीक है ना, तो ये 3 भाषाएं ना, अरेमाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी में इसके अभिलेख मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मी में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है ना, ब्राह्मी में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं। और भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो भाषा थी उस टाइम पे प्राकृत। कौन सी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, प्राकृत भाषा। और अरेमाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में जो है उसके अभिलेख थे। ठीक है दोस्तों, और जो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि का जो विकास हुआ वो अरेमाइक लिपि से हुआ है। ये भी जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्था व संचरा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, का संबंध है। संस्था व संचरा का संबंध किससे है? न्याय व्यवस्था से है क्या, सैन्य अधिकारी, गुप्तचर व्यवस्था, धार्मिक विभाग? किससे है दोस्तों? तो संस्था और संचरा गुप्तचर व्यवस्था से है दोस्तों। एक ही जगह रह करके गुप्तचर का काम करने वाले संस्था, और जो चलाईमान होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनको संचरा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये संस्था और संचरा गुप्तचर व्यवस्था थी। ठीक है, 19वां प्रश्न है, अशोक द्वारा सिंहासन प्राप्ति के बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी?
10वें वर्ष में, 20वें वर्ष में, 13वें वर्ष में, 12वें वर्ष में। दोस्तों सारे ही वर्ष महत्वपूर्ण हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आंसर बता देता हूँ इसका। इसका जो आंसर है वो 13वां वर्ष है। कौन सा वर्ष है? 13वां वर्ष है। ठीक है, 13वें वर्ष में इसने जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। लेकिन आपको ये बताना है कि 10वें वर्ष में क्या किया था अशोक ने और 20वें वर्ष में क्या किया था। कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें याद होगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20वां, प्रतिवेदकों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? दोस्तों महत्वपूर्ण है। प्रतिवेदकों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? 6ठे में, दूसरे में, 12वें में और 7वें में। किस में मिलता है दोस्तों? तो प्रतिवेदकों का जो उल्लेख है वो 6ठे शिलालेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर का संबंध मौर्य काल से नहीं है? विदिशा, मथुरा, विजयनगर। और ये मथुरा डबल हो गया दोस्तों, इसको आप इग्नोर करिए। मथुरा की जगह तक्षशिला लिखना था मुझे, तक्षशिला मान लीजिए आप, तो समझ जाएंगे आप। तो कौन सा है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर। विजयनगर जो है बहुत बाद का है। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में की थी। तो विजयनगर बाद का है दोस्तों, बाकी मौर्यकालीन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अशोक का नाम अशोकवर्धन कहाँ मिलता है? अशोक का नाम अशोकवर्धन कहाँ मिलता है ये बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभिलेखों में, पुराणों में, मुद्रा राक्षस में, कथा सरित सागर में। किस में मिलता है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों पुराणों में। क्या आंसर है दोस्तों? पुराणों में। दोस्तों 50 प्रश्न हैं। मैं इस वीडियो को आधे घंटे में ही पूरा करने वाला हूँ। तो इसको इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपका टाइम कम लगे। आप वीडियो को बड़ा देख करके स्किप नहीं करें और इसको छोड़े नहीं। मैं चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें, चाहे इसके लिए मुझे जल्दी करना पड़े और आपको भी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जलोक, पुष्यमित्र, कुणाल, बृहद्रथ। कौन था दोस्तों? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी इसकी, बृहद्रथ की। और पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कलिंग आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? कलिंग आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व में, और उसके सिंहासन के 8 वर्ष बाद और 9वें वर्ष में। ऐसा है दोस्तों। तो वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? वहाँ का शासक कौन था बताना है आपको। कृष्णराज, नंदराज, वसुमित्र, अजातशत्रु। तो दोस्तों कौन था? नंदराज था। कौन था? नंदराज था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कलिंग आक्रमण के समय वहाँ कलिंग में जो है 1 लाख लोग मरे थे। कितने मरे थे? 1 लाख लोग मारे गए थे, और 1.5 यानी कि 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। इससे अशोक बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो गया था, और इसी के बाद में निग्रोध जो सन्यासी था उसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, 25वां प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत धम्म से संबंधित नहीं है? धम्म से संबंधित नहीं है। सहिष्णुता, लोक कल्याण, अहिंसा। कौन सा? साम्राज्य विस्तार। कौन सा नहीं होगा दोस्तों इसमें? साम्राज्य विस्तार नहीं था दोस्तों ये सारे प्रश्न और सारे तथ्य बिल्कुल मैंने 10वीं की और 12वीं की किताब में से लिए हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझें और अच्छी तरीके से करें। ठीक है ना। 26वां प्रश्न है, मंडल कूपों यानी कि रिंग वेल्स का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। वैदिक काल में, मौर्य काल में, सातवाहन काल में, गुप्त काल में। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, हम मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मौर्य काल में ही है। मौर्य काल में इनका उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, 26वां प्रश्न के बाद में 27वां प्रश्न है दोस्तों, अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है दोस्तों। तो हम केवल तृतीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के समय आयोजित की गई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों वो मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी दोस्तों।
और दोस्तों इस बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ? पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। और इस बौद्ध संगीति में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के नाम से जाने जाते थे। तो इसमें से अभिधम्म पिटक का जो लेखन हुआ तीसरे पिटक का, यानी कि एक संग्रह है दोस्तों उसका, तो इसका जो संग्रह है वो तीसरी बौद्ध संगीति में किया गया था। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फ्लीट महोदय के अनुसार अशोक का धर्म था, धम्म है दोस्तों, है ना, ये धर्म की जगह धर्म या धम्म बात एक ही है दोस्तों, है ना। तो अशोक का धर्म क्या था? राजधर्म, सार्वभौमिक धर्म, उपासक बौद्ध धर्म और कोई नहीं। तो क्या था दोस्तों इसका, बताइए आंसर जल्दी से। तो फ्लिट के अनुसार था राजधर्म था दोस्तों। क्या था? राजधर्म था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट है जो सार्वभौमिक धर्म है दोस्तों, ये R.K. मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौमिक बौद्ध धर्म बताया, सार्वभौमिक धर्म बताया। और दोस्तों भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म बताया। भंडारकर ने क्या बताया? उपासक बौद्ध धर्म बताया। फ्लिट ने राजधर्म, ठीक है दोस्तों। R.K. मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौमिक धर्म बताया और भंडारकर महोदय ने उपासक बौद्ध धर्म बताया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजधर्म बताया, ठीक है दोस्तों, फ्लिट के अनुसार। 29वां प्रश्न इस प्रकार से है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु धर्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की? सिंपल सा है दोस्तों, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र और कनिष्क। तो अशोक इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। धम्म महामात्रों से संबंधित अगले वीडियो में हम देखेंगे किसको कहाँ भेजा था, ये जरूरी है दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का प्रशासक था? तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, स्वर्णगिरी। कहाँ का था दोस्तों, बताइए जल्दी से। उज्जैन का था दोस्तों। कहाँ का? उज्जैन का शासक था दोस्तों। जब तक्षशिला में दोस्तों विद्रोह हुआ था तो वहाँ भी अशोक को भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन वो जो यहाँ शासक था वो उज्जैन का ही था दोस्तों, ठीक है ना। ये इसका क्लियरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 31वां प्रश्न, उपधा परीक्षण, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उपधा परीक्षण क्या था? प्रशासकों की नियुक्ति से पहले योग्यता चरित्र जाँच हेतु किया जाने वाला परीक्षण, शासकों द्वारा किया जाने वाला पत्र व्यवहार, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, अशोक की उपाधि। तो क्या था दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। उपधा परीक्षण जो है दोस्तों, वर्तमान में जो सिविल सेवा परीक्षा होती थी उस टाइप की परीक्षा थी। प्रशासकों की नियुक्ति से पहले उनकी योग्यता और चरित्र को परखा जाता था, जिसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। वर्तमान में भी तो लोक सेवकों की नियुक्ति करने से पहले परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं उसी तरीके से, चाहे वो फिर टीचर की भर्ती हो या किसी की भी हो, उसमें किया जाता है, परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसी प्रकार से पहले भी आयोजित की जाती थी दोस्तों। मंत्रिण क्या है? मंत्रिण क्या है? प्रशासनिक इकाई क्या? अति विशिष्ट मंत्रियों का समूह है क्या? एक पद है क्या कोई भी? और सेना की इकाई है क्या? क्या है बताइए जल्दी से दोस्तों। ये है अति विशिष्ट मंत्रियों का समूह। अति विशिष्ट मंत्री होते थे दोस्तों 3-4, वर्तमान में कैबिनेट की तरह, जो कि राजा के मुख्य सलाहकार थे और इन्हीं के आधार पर जो है प्रशासन संचालित होता था, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। 33वां प्रश्न इस प्रकार से है, राज्य के संबंध में सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सिंपल सा है दोस्तों, बताइए आप जल्दी से। सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था कौटिल्य, इसने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र पुस्तक दोस्तों अर्थ से संबंधित न होकर के ये राजनीति से संबंधित है और इसमें सप्तांग सिद्धांत मिलता है। सप्तांग सिद्धांत क्या है दोस्तों? सप्तांग सिद्धांत सुन लीजिए। सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या है? राजा है, अमात्य है, जनपद है, कोश है, दुर्ग है, सेना है और मित्र है। एक बार और वापस सुनिए, राजा, अमात्य, जनपद, कोश, दुर्ग, सेना और मित्र। इस प्रकार से दोस्तों 7 अंग है सप्तांग सिद्धांत के, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो लिख लेना दोस्तों, ताकि बाद में आपको ये चीज़ें काम आए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष कृषि, विविधाध्यक्ष चारागाह, पण्याध्यक्ष बूचड़खाना। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा
पण्य अध्यक्ष जो ये किसका था, ये व्यापार का था। किसका था, व्यापार का था। किसका था दोस्तों, व्यापार का था, बूचड़खाने का नहीं था। तो ये अलग हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि बूचड़खाने के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ये बताइए जल्दी से। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35वां। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, विषय, भुक्ति, गोप और ग्राम। तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, ग्राम था। और ग्राम का जो अधिपति था वो ग्रामणी था। क्या था, ग्रामणी या ग्रामिक जो है गांव का मुखिया कहलाता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 36वां। मौर्य प्रशासन में प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कुमार, आर्यपुत्र। तो दोस्तों कुमार, आर्यपुत्र, प्रतिवेदक, ए व बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। कुमार और आर्यपुत्र जो है प्रांतपतियों को कहा जाता था। वर्तमान गवर्नर की तरह हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन गवर्नर के पास तो कम पावर होती है, मुख्यमंत्री के पास पावर होती है, लेकिन इनके पास बहुत पावर थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 37वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। देखते हैं दोस्तों, राजधानियों से संबंधित है। उत्तरापथ, गांधार। राजधानी बताना है आपको क्या थी, क्या मध्य प्रदेश की बजाय दोस्तों इसको मध्य देश पढ़ें। मध्य देश, मध्य प्रदेश नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस टाइम पे, मध्य देश था, है ना। पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, अवंतीराष्ट्र, उज्जैन। तो दोस्तों इसमें तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। उत्तरापथ की जो थी वो तक्षशिला थी दोस्तों। कहाँ थी, तक्षशिला थी, गांधार नहीं थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत मेहनत करके बनाए हैं। वैसे तो आपके पास बहुत सारी किताबें होगी, उसमें भी प्रश्न होंगे, लेकिन दोस्तों प्रश्नों का दोहराव होता है। और वो जो प्रश्न है आपके पास, उसमें सारा हो सकता है सारा सिलेबस कवर नहीं हो। मैंने इसमें 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 भी पूरा सिलेबस कवर कर लिया। कुछ चीज़ें छुटी है, वो जैसे अभी ये धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, उससे संबंधित प्रश्न इसमें मैं नहीं डाल पाया, क्योंकि प्रश्नों की लिमिट होती है दोस्तों 50 प्रश्न से ज़्यादा में फिर वीडियो लंबा बन जाता है। तो दूसरे वीडियो में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग और दोस्तों ऐसी चीज़ें मैंने नहीं डाली है अभी, जो मतलब राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उसमें नहीं है। तो जो राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो किताबें हैं उसमें जो चीज़ें हैं ना अभी वही डाली हैं। लेकिन कल वाला वीडियो जो है वो थोड़ा एडवांस होगा वो, क्योंकि उसमें वो भी चीज़ें होंगी जो उसमें नहीं है, यानी कि उससे बाहर वाली जो मेरे पास बुक्स है दूसरी, उसमें से कलेक्ट करूँगा और जो आपके स्तर की है वही डालूंगा दोस्तों, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं डालूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों, अर्थशास्त्र से, अंडिका से, अभिलेख से, मुरनानूर व अहनानूर से। किससे प्राप्त होती है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कोई अभिलेखीय प्रमाण हमको नहीं प्राप्त होते हैं, अशोक के टाइम के प्रमाण प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो मुरनानूर और अहनानूर तमिल ग्रंथ हैं दोस्तों। कौन सी भाषा के, तमिल ग्रंथ हैं। इसके अनुसार हमको जो है चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ व्यतीत किया अपना अंतिम समय। पाटलिपुत्र, गिरनार, श्रवणबेलगोला और तक्षशिला। कहाँ व्यतीत किया पता होगा आपको दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जो है जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म किसके प्रभाव में आकर के, भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और दोस्तों इसके शासन के अंतिम दिनों, अंतिम 12 वर्ष में जो है भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण ये दक्षिण में श्रवणबेलगोला चला गया था। यहीं चंद्रगिरी पहाड़ी पर इन्होंने संलेखना विधि से जो है शरीर त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। 40वां प्रश्न है दोस्तों, यूनानी लेखकों ने किसे है दोस्तों, किसे अमित्र चेट्स कहा है। किसे अमित्र चेट्स कहा है दोस्तों। अमित्र चेट्स, अमित्र घात, ये एक ही व्यक्ति के उपाधियां हैं। तो ये किसको कहा गया है, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों किसको कहा गया है जल्दी से बताइए, बिंदुसार को कहा गया है। किसको कहा गया है,
बिंदुसार को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, अशोक के धर्म की परिभाषा किस लेख में है? अशोक के धर्म की जो धर्म, ये धर्म को आप धम्म पढ़े दोस्तों, है ना, क्योंकि धर्म और धम्म बात एक ही है, लेकिन यहाँ मैं इसको टाइप करते समय धम्म की जगह धर्म लिखाई में आ गया। तो अशोक के धम्म की परिभाषा किस अभिलेख में है या किस लेख में है? तीसरे लेख में, प्रथम लेख में, द्वितीय स्तंभ लेख में, पृथक कलिंग लेख में। तो दोस्तों कौन सा आंसर है इसका? सी वाला आंसर हो जाएगा, द्वितीय स्तंभ लेख में है दोस्तों धम्म की परिभाषा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 41वां प्रश्न। 42वां प्रश्न इस प्रकार से है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तुषास्क, चक्रपालित, अशोक और पुष्यगुप्त वैश्य। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो पुष्यगुप्त वैश्य था, ये वहाँ का प्रांतपति या गवर्नर था, उसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, यदि बात ये हो कि किस शासक ने करवाया था, तो शासक की बात आएगी तो वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा, CGM आएगा दोस्तों, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। पुष्यगुप्त वैश्य यहाँ विकल्प में है, तो ये पुष्यगुप्त वैश्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य होता तो भी आंसर अब हमारा पुष्यगुप्त वैश्य ही होता, क्योंकि वहाँ यदि उसमें शासक होता कि किस शासक ने करवाया, तो शासक तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? तो अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? 269, 273 और 261, 232 ईस्वी पूर्व है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको, ये चारों चीज़ें ध्यान रखना है दोस्तों। चारों जो तिथियां हैं, चारों जो वर्ष हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। तो अशोक का राज्याभिषेक जो है 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था दोस्तों, जबकि वो 273 ईस्वी पूर्व में ही शासक बन गया था, और 261 ईस्वी पूर्व में उसने कलिंग विजय प्राप्त की थी, और 232 ईस्वी तक वो शासक रहा था। ठीक है दोस्तों, चारों तिथियां महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आपको। देवानाम प्रियदर्शी राजा किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन। किसको कहा गया है दोस्तों? अशोक को कहा गया है। किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। ठीक है दोस्तों। 45वां प्रश्न है, किन अभिलेखों में अशोक का नाम जो है अशोक उत्कीर्ण मिलता है? किसमें मिलता है? गुर्जरा, मास्की, उदयन गोलम, उपयुक्त सभी। तो किसमें मिलता है दोस्तों? उपयुक्त सभी दोस्तों। गुर्जरा, मास्की, उदयन गोलम और एक और नेतूर भी है दोस्तों, नेतूर जो है वो भी है। तो इस प्रकार से 4 अभिलेख हैं जहाँ से अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 46वां प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को, विलियम जोन्स को, कनिंघम को, मैक्स मूलर को। दोस्तों किसको दिया जाता है? बताइए जल्दी से। इसका आंसर है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसके अभिलेखों को पढ़ा था। दोस्तों ये 1837 बुक्स में मिलता है, और 1838 भी इसका आंसर मिलता है, और ये जो मिलता है ये NCERT बुक्स में मिलता है दोस्तों। तो दोनों सही है, 1837 भी और 1838 भी। लेकिन हमको यदि आ जाए प्रश्न दोनों विकल्प में हो तो 1837 ही करना है। ठीक है ना दोस्तों। इसका मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास NCERT की किताबें भी हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबें भी है और दूसरी किताबें भी हैं। तो दोनों में अलग अलग आंसर दे रखा है, लेकिन 1837 ही ज़्यादातर किताबों में माना जाता है। ठीक है दोस्तों। 47वां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किन 2 नगरों की स्थापना अशोक ने की थी? श्रीनगर, पाटलिपुत्र। श्रीनगर, ललितपट्टन। विदिशा, श्रीनगर, उज्जैन, मथुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? श्रीनगर और ललितपट्टन। दोस्तों ललितपट्टन को देवपत्तन भी कहा जाता है, और ये नेपाल में स्थित है, और ये श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इन 2 नगरों की स्थापना अशोक ने की थी। आज का 3rd लास्ट प्रश्न है दोस्तों, डायमेकस और डायोनिसियस नामक राजदूत किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में आए थे दोस्तों? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और कौन है दोस्तों? समुद्रगुप्त। किसके दरबार में आए थे दोस्तों? तो ये आए थे बिंदुसार के दरबार में। अब दोस्तों आपके पास एक काम है, मैं काम बता रहा हूँ आपको। काम ये है कि डायमेकस और डायोनिसियस
दोनों किस शासक के राजदूत थे, किस शासक के राजदूत थे और कौन कौन से देश से आए थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है। 49वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में सबसे अंत में कौन शासक बना? कौन सबसे अंत में शासक बना था दोस्तों? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल। कौन बना था दोस्तों सबसे अंत में? बताइए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य बना था, फिर बिंदुसार बना था, फिर अशोक बना था, फिर कुणाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुणाल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। लास्ट प्रश्न इस प्रकार से हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना आप विशेष रूप से। सही है, सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मौर्य काल में सर्वप्रथम सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, देखना है आपको दोस्तों। एक बात बता देता हूँ मैं, मौर्य काल में जितने राज्य का विस्तार था, यानी कि भारत का विस्तार था, उतना विस्तार उसके बाद में किसी भी शासक ने नहीं किया था दोस्तों। यहाँ तक कि अंग्रेज भी उतना विस्तार नहीं कर पाए थे। ठीक है। बी वाला है, कलिंग विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। इसका आंसर क्या है? भाब्रू शिलालेख से अशोक के बौद्ध होने की पुष्टि होती है। ठीक है दोस्तों। अशोक के धम्म प्रचार हेतु विभिन्न देशों में धम्म आयोग भेजे। अब आप दोस्तों 50वां जो प्रश्न है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे दोस्तों, 50 ही प्रश्न। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन लगा हुआ है, आप घर पे रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे की सहायता करिए और वीडियो देखिए दोस्तों, और उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपकी कोई शिकायत हो तो उसको कमेंट में लिखिए ताकि हम उसको अपेक्षित सुधार करें। दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ में और नए नए वीडियोस के आनंद लेते रहिए। ओके, थैंक यू।